कांदाहार हाईजैक को अक्सर एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता है जब इंडियन डिप्लोमेसी एक क्राइसिस के दौरान फेल हो गई थी। डीलेड डिसीजन मेकिंग, जिम्मेदारी लेने का डर और क्लियर विजन की कमी की वजह से एक इनोसेंट जिंदगी का लॉस हुआ और इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 का 7 दिन तक हाईजैक कंटिन्यू रहा। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी IC 814 द कांदाहार हाईजैक सीरीज इस पूरे इंसिडेंट की गहराई तक जाती है ताकि आज की ऑडियंस समझ सके कि ये नेगोशिएशंस में डिले क्यों हुआ और इससे पैसेंजर्स पर क्या असर पड़ा। ये सीरीज कैप्टन देवी शरण और सृंजय चौधरी की किताब फ्लाइट इनटू फियर का एडाप्टेशन है, जिसमें वेटरन एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के चीफ्स के रोल में दिखाई पड़ते हैं। सीरीज में विजय वर्मा ने कैप्टन शरण का रोल प्ले किया है, पत्रलेखा पॉल ने फ्लाइट अटेंडेंट इंद्रानी का और दिया मिर्जा ने शालिनी चंद्र, जो इंडियन हेडलाइंस की एडिटर थी, उसका रोल निभाया है। IC 814 द कांदाहार हाईजैक अनुभव सिन्हा का पहला सीरीज डायरेक्शन प्रोजेक्ट है। हालांकि इस सीरीज में लोकेशंस को अलग दिखाने के लिए डिफरेंट कलर पैलेट्स का यूज विजुअली इंटरेस्टिंग है, लेकिन थ्रिल की कमी इसको बिंज वर्दी नहीं बना पाती। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। इंडियन एम्बेसी काठमांडू के फर्स्ट ऑफिसर रामचंद्र यादव ने ISI एजेंट फरहाद हाशमी की मूवमेंट्स को क्लोजली फॉलो किया था। राम ने अपने रॉ सीनियर कैलाश चौहान को पॉसिबल हाईजैक के बारे में वार्न किया था, लेकिन उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया गया। उसने देखा था कि हाशमी ने एक रेड बैग एक आदमी को दिया था और उसने बाद में पता लगाया कि वो आदमी एयर केटरिंग में काम करता था और IC 814 फ्लाइट में चढ़ गया था। राम ने बार बार एयरलाइंस को कॉल किया और हाईजैक होने की पॉसिबिलिटी के बारे में वार्न किया, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना एक्शन लेने से मना कर दिया गया। फ्लाइट काठमांडू से निकल गई और जल्दी ही स्की मास्क और गन्स वाले हाईजैकर्स ने एयरप्लेन पर कब्जा कर लिया। हाईजैकर्स ने कैप्टन शरण को गन पॉइंट पे ले लिया और उसको प्लेन कराची ले जाने को बोला। कैप्टन बार बार बोलता रहा कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो कराची पहुंच सके और उन्हें दिल्ली में रिफ्यूल करना ही पड़ेगा, लेकिन हाईजैकर्स ने इनिशियली कराची जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। उन्होंने लाहौर में लैंड करने की परमिशन भी मांगी, लेकिन उनको मना कर दिया गया। उनके पास इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अमृतसर लैंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान हाईजैकिंग की न्यूज रॉ हेड VK अग्रवाल तक पहुंच गई, जो इस बात से हैरान थे कि राम की रिपोर्ट उन तक अब तक क्यों नहीं पहुंची थी, जबकि उसने अपने सुपीरियर को हाईजैक के बारे में 1 घंटे पहले ही वार्न किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सिचुएशन असेस करना शुरू कर चुकी थी। IB डायरेक्टर JP कोहली और असिस्टेंट डायरेक्टर मुकुल मोहन को शक था कि हाईजैकर्स इंडिया में लॉक्ड अप टेररिस्ट, खासकर मौलाना मसूद अजहर, जो इस्लामिक जिहाद ग्रुप्स में काफी पॉपुलर था और जिसके फायरी स्पीचेस से कई जवान लोग जिहाद ज्वाइन करते थे, उसको रिलीज करने की डिमांड करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग के दौरान रॉ और IB दोनों को शक था कि अमजाद फारूकी हाईजैकर्स में से एक था। वो एक ब्रूटल मिलिटेंट था जो पहले ISI के लिए काम करता था, लेकिन अब तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन के साथ अच्छी टर्म्स में था। इसीलिए यह डिड्यूस किया गया कि ISI ने हाईजैकर्स की मदद की थी, लेकिन वो डायरेक्टली हाईजैकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। अमृतसर में लैंडिंग की न्यूज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लिए एक रिलीफ थी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रविशंकर को सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोला गया। कमांडोज को फ्यूल बाउजर के पीछे छुपकर फ्लाइट के पास पहुंचना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। NSG कमांडोज अमृतसर में पोस्टेड नहीं थे और ऑपरेशन के सक्सेस के लिए उन्हें पंजाब पुलिस पर डिपेंड करना पड़ा। पंजाब पुलिस DGP प्रभजोत सिंह को VK अग्रवाल ने कांटेक्ट किया और उनके एस्टिमेट के हिसाब से उनके कमांडोज 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें अपने लोगों को भेजने के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर से परमिशन चाहिए थी। फ्लाइट को अमृतसर पहुंचे हुए कुछ मिनट्स हो चुके थे और हाईजैकर्स एंशियस फील कर रहे थे जब फ्यूल बाउजर टाइम पर नहीं आया। उनको शक होने लगा कि डिले के पीछे कोई वजह है और डर इंस्टिल करने के लिए उन्होंने पैसेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। हाईजैकर्स चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट को पता चले कि अगर उन्हें ट्रिक करने की कोशिश की गई तो वो लोगों को मारने से नहीं डरेंगे।
इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अब तक के कोर्स ऑफ एक्शन कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। टॉप से परमिशन के बिना डीजीपी अपने आदमियों को अटैक के लिए नहीं बोल सकते थे और ओवरऑल डिले की वजह से हाईजैकर्स ने कैप्टन को जल्दबाजी में टेक ऑफ करने के लिए बोला। हाईजैकर्स लाहौर में लैंड करना चाहते थे लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। फ्यूल की कमी की वजह से कैप्टन के पास सिर्फ क्रैश लैंडिंग का ऑप्शन ही बच गया था और सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तानी एटीसी ने फाइनली IC-814 को अपने एयरपोर्ट पे लैंड करने दिया। सीरीज में ये हिंट दिया गया था कि क्योंकि उस टाइम कोalition गवर्नमेंट थी, सरकार के लिए एक इंस्टेंट एग्रीमेंट पे आना आसान नहीं था और इस वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले हुआ और अंत में अमृतसर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। कराची से टेक ऑफ करने के बाद हाईजैकर्स ने काबुल अफगानिस्तान जाने का प्लान बनाया, लेकिन रात को लैंडिंग फैसिलिटीज की कमी की वजह से उन्हें आखिरकार दुबई UAE सेटल करना पड़ा। उन्हें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने की परमिशन नहीं मिली और फ्लाइट अंत में अल मिन्हाद एयरबेस पे लैंड हुई। औरतों और बच्चों को फाइनली छोड़ दिया गया और एक फीटली वुंडेड पैसेंजर को हाईजैकर्स ने एयरक्राफ्ट से बाहर फेंक दिया। तब ऑफिशियल्स को ये समझ में आता है कि सुपर पावर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम इंडिया और US के बीच अच्छे टर्म्स नहीं थे बिकॉज ऑफ पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में कंडक्ट किया गया था। विजय भान सिंह जानता था कि अपने US काउंटरपार्ट से बात करना और UAE पर प्रेशर डालने के लिए कन्विंस करना आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में उसने उन्हें कन्विंस कर लिया जिस वजह से प्लेन वहां लैंड कर सका। इसी दौरान मीडिया ने कैप्टन शैरन को इस बात के लिए ब्लेम किया कि वो अमृतसर में थोड़ी और देर क्यों नहीं रुके। गवर्नमेंट के प्रॉम्प्टनेस की कमी पर सवाल उठाने के बजाय शरण को स्केपगोट बना लिया गया, लेकिन जर्नलिस्ट नंदिनी इस एक्ट को समझ गई और उसने लीड स्टोरी लिखने से कतराया नहीं, जिसने एक्सप्लेन किया कि कैप्टन अमृतसर में और रुक नहीं सकता था एज बहुत से पैसेंजर्स के लाइव्स वर एट स्टेक। पब्लिक परसेप्शन ऐसा था कि कमांडोज अमृतसर में अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन कैप्टन के कोऑपरेशन की कमी की वजह से पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल दी गई। नंदिनी के हिसाब से कैप्टन शरण ने बिल्कुल वही किया जो पायलट मैनुअल में मेंशन था, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईजैकर्स टू सेव लाइव्स। नंदिनी ने बाद में शरण की वाइफ से बात की, जिन्होंने पूछा कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस 40 मिनट के दौरान जब प्लेन अमृतसर में रुका हुआ था कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लगाए गए एक्यूजेशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए जो पावर में थे कि नेगोशिएशन में डिले के पीछे का क्या रीजन था, ना कि विक्टिम्स को बेतुकी बातों से ब्लेम करना चाहिए। नंदिनी ने बाद में काठमांडू ट्रैवल किया और ओरिजिनल पैसेंजर लिस्ट को ट्रेस किया। वो ये देख के हैरान हो गई कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई लिस्ट में एक नाम मिसिंग था, कैलाश चौहान हिमसेल्फ, फर्स्ट ऑफिसर इंडियन हाई कमीशन काठमांडू। हम कैलाश चौहान का कंपैरिजन रॉ ऑफिसर शशि भूषण सिंह तोमर से कर सकते हैं, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी के ब्रदर इन लॉ भी थे। ऐसा कहा जाता है कि अमृतसर में कमांडो ऑपरेशन इसलिए रुका गया था बिकॉज इससे उनकी लाइफ को खतरा हो सकता था। ऑपरेशन में रिस्क काफी हाई था और इसलिए उसे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया ताकि तोमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। IC-814 द कांदाहार हाईजैक में कैलाश चौहान, जिन्होंने रामचंद्र यादव के वार्निंग्स को निगलेक्ट किया था, खुद उस प्लेन में बैठे थे और उनका नाम लिस्ट से ओमिट किया गया था बिकॉज ये पूरा सिचुएशन एम्बैरेसिंग माना गया और गवर्नमेंट को डर था कि हाईजैकर्स इससे लेवरेज के तौर पे यूज करेंगे। हाईजैकर्स ने अपने डिमांड्स तब रखे जब वो कांदाहार पहुंचे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद मुतवाकिल से कम्युनिकेट करना, क्योंकि वही तालिबान लीडर मुल्ला उमर और बाकी दुनिया के बीच का ब्रिज था। तालिबान गवर्नमेंट ने प्लेन के लैंड करते ही पैसेंजर्स को खाना और पानी दिया। एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि तालिबान इतनी बड़ी क्वांटिटी में खाना कैसे रेडी रखे हुए थे, पर उसका सवाल जवाब के बिना रह गया। ये क्लियर था कि अफगानिस्तान हाईजैकर्स के लिए सेफ स्पेस था, इसलिए वो कंदाहार में लैंड करना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर ने जब हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने से मना कर दिया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्लेन को इंडियन पार्लियामेंट में क्रैश करने को तैयार है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन से कांटेक्ट किया और उनका डेलीगेट कांदाहार पहुंचा डिस्कशन शुरू करने के लिए। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स से डायरेक्टली नेगोशिएट करने का फैसला किया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकुल मोहन को नेगोशिएटर चुना गया। मोहन अटैक करने में बिलीव करता था, ना कि कॉम्प्रोमाइज करने में, तो उसने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के चीफ से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ कमांडोज भी उनके साथ भेजे ताकि अगर तालिबान ने इंडियन गवर्नमेंट को अपने लैंड पर स्ट्राइक करने की इजाजत दी
तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर शिवरामाकृष्णन को ये प्लान इम्पॉसिबल लगा, पर मोहन ऑप्टिमिस्टिक था। हाईजैकर्स ने आखिरकार एक लिस्ट दी जिसमें उन्होंने 35 लोगों का नाम दिया जिनको इंडियन प्रिजन से रिलीज करना था। साथ ही सज्जाद अफगानी के रिमेन्स और $200 मिलियन की डिमांड की। मुकुल मोहन ने इन डिमांड्स पे हंसते हुए कहा कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ना कि इम्पॉसिबल चीजें डिमांड करनी चाहिए। अगले दिन नेगोशिएशन के दौरान मोहन ने हाईजैकर से पूछा कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो मसूद और इंडियन गवर्नमेंट के चॉइस के 4 और प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, या फिर मसूद और हाईजैकर्स के चॉइस के 2 प्रिजनर्स को। इस बीच डीआरएस ने मुत्तवकिल को कन्विंस कर लिया था कि वो हाईजैकर्स के बिहाफ में नेगोशिएट करे और उन्हें कैश और कॉप्स रिमेन को लिस्ट से हटाने के लिए बोला जाए। पर मुकुल मोहन तालिबान की कोऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं था। वो नेगोशिएशन से फ्रस्ट्रेटेड था और उसने डायरेक्टली मुत्तवकिल से बात करने और हाईजैक प्लेन पर अटैक करने की परमिशन मांगने का फैसला किया। ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर मोहन के सजेशन से खुश नहीं थे और इस अनफॉर्चुनेट इवेंट ने तालिबान का एक्सट्रीम रिएक्शन ट्रिगर कर दिया। ये प्लान फेल हो गया और डीआरएस को इवेंचुअली ये इंफॉर्मेशन मिली कि उसामा बिन लादेन भी नेगोशिएशन के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व था। लादेन का मासूद के फादर मौलाना अल्लाह बख्श के साथ रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप था, इसलिए वो इन्वॉल्व था। मसूद के फादर ने भी इलियास कश्मीरी से मदद मांगी थी और उसने अमजाद फारूकी को मसूद को वापस लाने का काम दिया था। अमजाद ने काठमांडू में आईएसआई से मदद मांगी और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। हाईजैकर्स ने आखिरकार डिमांड रख दी कि इंडियन गवर्नमेंट अपने प्रिजन में बंद 3 टेररिस्ट को रिलीज करे अपने इनोसेंट पैसेंजर्स के बदले। ये 3 टेररिस्ट थे अहमद उमर सईद शेख, एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जो 1994 में अरेस्ट हुआ था, मुश्ताक अहमद जरगर, एक कश्मीरी मिलिटेंट जो 1992 में अरेस्ट हुआ था, और तीसरा मसूद अजहर, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो 1994 में इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट किया गया था। तालिबान गवर्नमेंट ने आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट की मदद करने का फैसला किया हाईजैकर्स से IC-814 के मामले में निगोशिएट करने के लिए। तालिबान ने हावेवर ये क्लियर कर दिया था कि वो सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन साथ ही वो किसी भी वायलेंट रिएक्शन से डील करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सुप्रीम लीडर ने अपने लोगों से कह दिया था कि वो हाईजैकर्स को बताए कि वो कांदाहार की मिट्टी पर खून खराबा बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हाईजैकर से स्ट्रिक्टली कहा गया था कि वो अपने डिमांड से पैसे और सज्जाद अफगानी के रिमेन्स को हटा दे और उन्हें निगोशिएट करने से मना ना करे। इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह डिसीजन आसान नहीं था कि वो 3 डेंजरस मिलिटेंट्स को रिलीज करे, लेकिन ये वो प्राइस थी जो उन्होंने अपने सिविलियंस की सेफ रिटर्न के लिए पे करने का फैसला किया। डिमांड्स पूरी होने के बाद हाईजैकर्स प्लेन से बाहर निकल के एक मिनी वैन में बैठे और चले गए। तालिबान गवर्नमेंट की मदद के बिना ऐसा बोल्ड वॉक अवे पॉसिबल नहीं होता। उन्हें ना तो रोका गया ना ही अरेस्ट किया गया, बल्कि उन्हें एक फ्री पास दे दिया गया। गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि उसामा बिन लादेन भी हाईजैक प्लान में इन्वॉल्व था। अपैरेंटली हाईजैकर्स लादेन से मिले हुए थे और उस रात अपने सक्सेस को उसके पास सेलिब्रेट किया। IC-814 द कांदाहार हाईजैक के एंड में हमें पता चलता है कि वो रेड बैग जिसमें 17 किलो RDX था, हाईजैकर्स ने फ्लाइट से निकाल लिया था और बाद में वही RDX ISI एजेंट फरहाद हाशमी के घर पर पाया गया और उसे नेपाल से डिपोर्ट कर दिया गया। तो एक हद तक रामचंद्र यादव ने अपना बदला ले ही लिया। जबकि नेगोशिएशन ने फ्लाइट के पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने में मदद की, लेकिन इसने फ्यूचर में डेंजरस अटैक्स का रास्ता भी खोल दिया। डिसीजन टफ था, लेकिन उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने इनोसेंट लाइव्स को सेव करने में फ्यूचर थ्रेट्स को अवर्ट करने से ज्यादा प्रायोरिटी दिया। मसूद ने अपने रिलीज की 1 हफ्ते बाद जैश-ए-मोहम्मद फॉर्म किया। मसूद आज भी इंडिया के लिए एक बड़ी थ्रेट है और वो 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक्स और 2019 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसमें कई सिविलियंस और आर्मी पर्सनल की जान गई। उसका अभी का लोकेशन अननोन है। उमर एक वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। रिलीज के लगभग 3 साल बाद उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉरेस्पॉन्डेंट डैनियल पर्ल का ब्रूटल मर्डर किया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मीडिया की नजर में आ गया और 2002 में पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ। वही मुश्ताक अपने इंडियन प्रिजन से रिलीज होने के बाद पाकिस्तान और POK के रीजन्स में कुछ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप सेटअप किए, जिसमें यूथ को ब्रेन वॉश करके फ्यूचर मिलिटेंट्स बनाया गया। और जबकि उसके क्राइम्स उतने ही घिनौने हैं जितने पहले 2 के, मुश्ताक आज भी पाकिस्तान में एक फ्री आदमी की तरह जीता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। IC-814 द कांदाहार हाईजैक देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।
सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।